हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइज, आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस कंसेप्ट का नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब HUF, जिसे हम HUF के नाम से भी जानते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, हम आखिर इसे पढ़ने वाले क्यों हैं? ठीक है, हम इसके बारे में क्यों चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, ताकि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हों। जैसा कि बहुत से लोगों को, सभी लोगों को पता है कि HF क्या होती है, मतलब क्यों बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं कि हम HF के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो पहले आप वो समझ लीजिए। उसके बाद जब आपका इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, तब उसके बाद आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, HUF के क्या बेनिफिट होते हैं। अगर आप एक HUF हैं, मतलब आपके पास एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो आप मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम जितना आप चाहें, क्या कहा ध्यान से सुनिए, मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम जितना चाहें उतने की इनकम पर आप टैक्स बचा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये कैसे होगा, ये हम वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसी कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए आए हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर HUF होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, कौन इसके मेंबर्स होते हैं, और क्या ये कंपनी की तरह चलती है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। वो सारी चीजें हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसके क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, कैसे इसको टैक्स किया जाता है, और बाकी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए फ्रेंड, व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF इज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखो भाई, सबसे पहली बात ये, हम HUF को पढ़ रहे हैं टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए, ठीक है, अपनी इनकम पर टैक्स बचाने के लिए। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको टैक्स इवेजन सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको टैक्स इवेजन नहीं, मैं आपको टैक्स प्लानिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारे रूल्स गवर्नमेंट ने ही हमारे लॉ में डाले हुए हैं, ये हमारे लॉ हैं, ठीक है, जिनका आपको पता नहीं है, जिन लॉज के बारे में आपको पता नहीं है और आप उनके बेनिफिट्स नहीं ले पाते, लेकिन ये बेनिफिट्स हैं, हमारे लिए ही बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो चलिए वापस आ जाते हैं। HUF इज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स लॉ। सबसे पहली बात, हम HUF पढ़ रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में ही इसको डिफाइन नहीं किया गया। लो जी, बताओ, कर लो बात। तो फिर कहाँ किया गया है भाई इसको डिफाइन? भाई कोई तो लॉ होगा ऐसा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये हमारे लिए गवर्नमेंट ने ही इसके लिए लॉ बनाया हुआ है, तो कहीं तो कोई ऐसा लॉ होगा जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिफाइन किया गया होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जैसा कि हिंदू लॉ है एक, उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिफाइन किया गया है। और वो किस तरह से डिफाइन किया गया है? हिंदू लॉ कहता है कि भाई HUF जो होती है वो एक फैमिली होती है, ठीक है। अच्छा जी, HUF एक फैमिली होती है, और जिसमें मतलब जो मेल्स होते हैं, मेल्स मतलब कि एक कोई मेन पर्सन है, पूर्वज बोलते हैं जैसे हम अपने दादाजी वगैरह, उनकी एक फैमिली है, और उनके जितने भी मेल पर्सन हैं उस फैमिली में, मेल पर्सन्स हैं, डिसेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, डिसेंडेंट होने चाहिए, जैसे कि दादाजी है, उनकी फैमिली है, और उनसे जितने भी डिसेंडेंट मेल मेंबर हैं वो सभी फैमिली में इंक्लूड किए जाते हैं। और उसमें उनकी वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर को भी इंक्लूड किया जाता है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनमैरिड डॉटर को भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि अगर कोई फैमिली है, HUF है, और वो एक जॉइंट फैमिली है, तो उसके लिए तो उसमें मेल मेंबर्स को, उनकी वाइफ्स को, और उसमें जो अनमैरिड डॉटर हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये फैमिली है इन लोगों की। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फैमिली अनडिवाइडेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली डिवाइड हो चुकी है तो उसका कोई HUF नहीं रह जाता, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप यहाँ पर एक बात समझिएगा कि क्या अगर आप एक फैमिली होल्ड करते हैं, और वो भी अनडिवाइडेड है, तो क्या उसके लिए आपको HUF के बेनिफिट्स लेने के लिए, मतलब आपके पास एक HUF है, अब आप उस HUF के बेनिफिट्स लेना, HUF के द्वारा अपने टैक्स बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो क्या आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या? देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन एनी एक्ट, मतलब कि कोई भी एक्ट ऐसा नहीं बोलता है कि आप अपनी HUF को रजिस्टर कराइए, लेकिन क्या है कि अगर हमें टैक्स बेनिफिट लेना है तो HUF को रजिस्टर कराना होता है।
ठीक है। और कोई एक डीड बनानी होती है, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर बाद में भविष्य में कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जाए तो वो हमें लीगल तौर पर एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह हमारे हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए एक डीड बना लेनी आवश्यक है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप एचयूएफ बनाते हैं और उसके टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन अपना पैन होल्ड करता है, मतलब कि पैन कार्ड होल्ड करता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे ही एक एचयूएफ को भी अपना सेपरेट पैन कार्ड होल्ड करना होता है। ओके, अच्छा जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ही पढ़ी अभी तो हमने, अभी हमें बहुत कुछ जानना है, तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा जी, रिलीजियंस ऑफ एचयूएफ, यहाँ पर इसका मतलब रिलीजियंस ऑफ एचयूएफ ये नहीं है कि एचयूएफ के धर्म क्या क्या होते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है कि एचयूएफ किस किस धर्म के लोग एचयूएफ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, एचयूएफ बना सकते हैं हिंदू, एक हिंदू है, हिंदू फैमिली है वो एक एचयूएफ बना सकती है, कोई जैन है वो भी बना सकता है, अच्छा जी, सिख फैमिली है वो भी बना सकते हैं, और अच्छे बना सकते हैं, लेकिन मुस्लिम, अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक मुस्लिम भी बना सकते हैं? जी नहीं, ऐसा क्यों इनको एक्सक्लूड किया गया है एचयूएफ बनाने, मतलब ये एचयूएफ नहीं बना सकते, ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हमने अपने पिछली स्लाइड में देखा कि एचयूएफ को डिफाइन किया गया है हिंदू लॉ में, और हिंदू लॉ में मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं लिखी गई हैं यहाँ पर, इसीलिए मुस्लिम को इनके लिए एक सेपरेट एक्ट है, सेपरेट लॉ है, वो है मुस्लिम लॉ। ठीक है, जैसा कि आप कुछ जानते ही होंगे, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दो लॉ है हमारे पास रिलीजन्स को लेकर। तो एचयूएफ को डिफाइन किया गया है हिंदू लॉ में, और मुस्लिम को डिफाइन, मुस्लिम के लिए जो भी कोई एचयूएफ के बेनिफिट ऐसा कुछ होता है तो वो मुस्लिम लॉ में डिफाइन किया गया है। लेकिन इतना है कि एचयूएफ एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक मुस्लिम फैमिली क्रिएट नहीं कर सकती। ओके, और ना ही उसके बेनिफिट ले सकती है। अच्छा जी, ना ही पारसीज कर सकते हैं, ना ही ज्यूज कर सकते हैं, और ना ही क्रिश्चियंस कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास फैमिली है, तो मतलब आप उसमें कोई मेंबर बनना चाहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक हिंदू फैमिली है और उन्होंने एचयूएफ बना ली है, अब एक मुस्लिम फैमिली है वो एचयूएफ नहीं बना सकती, तो उसका बेनिफिट लेना चाहती है, तो उसका मेंबर बन जाएगी तो उसका बेनिफिट ले सकती है। ठीक है, उसके टैक्स बेनिफिट सारे ले सकती है, लेकिन वो कैसे? अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि वो एक जो हमारा मुस्लिम है वो हिंदू फैमिली से जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आप मुझे अपनी फैमिली में मेंबर बना लीजिए, जैसे कि कंपनीज में होता है, और शेयर होल्डर कंपनी में जाके उनसे एग्रीमेंट करते हैं, शेयर परचेस करते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेंबर कॉन्ट्रैक्ट से, देखो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप किसी फैमिली एचयूएफ में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा मेंबर बनना चाहते हैं तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप किसी फैमिली एचयूएफ में मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो लो हमने काट दिया, तो फिर भैया ये अब कैसे, अगर हम मेंबर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? ठीक है, तो वो समझिए, सिर्फ यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि बाय बर्थ आप एक एचयूएफ के मेंबर बन जाते हो, और आपके पास वो सारे राइट्स और वो सारे टैक्स बेनिफिट लेने के अधिकार आ जाते हैं जो कि एक मेंबर के पास होने चाहिए। वो कौन से होते हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट से आप मेंबर नहीं बनते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ आप मेंबर बन जाते हैं क्या एचयूएफ में। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक स्टोरी सुनिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको एचयूएफ के बारे में और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर ये मिस्टर ए एंड मिसेस ए हैं, अरे कहाँ गए मिसेस ए, आ जाइए, हाँ ये रहे मिस्टर ए एंड मिसेस ए। तो आप इनकी एज पर मत जाइएगा, अभी इन दोनों ने शादी की, और फिर इन्होंने शादी की तो भाई इनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने अपनी एक फैमिली क्रिएट की। जो इनके बच्चे थे पहले हैं ये, और दूसरे हैं, पहले हैं सन, दूसरे हैं डॉटर। ठीक है, सन का नाम है मिस्टर बी और इनका नाम है, ये डॉटर है और वो मिस्टर बी है। ठीक है, तो मिस्टर बी, अब क्या हुआ कि ये जो है मिस्टर ए, इन्होंने अपनी एक एचयूएफ क्रिएट कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कि एचयूएफ के लिए आपको अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए, फैमिली के लिए आपकी शादी होना जरूरी है। तो इनके पास फैमिली थी, फैमिली में इनके पास इनकी वाइफ्स थी, इनके बच्चे थे, और फैमिली में इनके पास इनके वाइफ्स थी और इनके बच्चे थे। ठीक है, जिनका नाम है मिस्टर बी, और ये इनकी डॉटर है। ठीक है, तो अभी इनके पास एक फैमिली है और इन्होंने इसको एचयूएफ की तरह रजिस्टर्ड करा लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन इनके एचयूएफ का मेंबर बनता है और कौन कौन नहीं बनता है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हम बर्थ वाले कॉन्सेप्ट ही लेंगे, बर्थ में भी लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेल मेंबर, डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये भाई साहब हैं, इनकी जो एचयूएफ है इनमें जितने भी मेल मेंबर होंगे वो सभी को
इसमें कंसिस्ट किया जाएगा और उनकी वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर को भी इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ तो ठीक है, ये दोनों मिस्टर बी एंड ये जो डॉटर हैं ये इनकी एचयूएफ के मेंबर हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। अब मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने शादी कर ली और शादी की है मिसेस बी से, उनको मिसेस बी बना लिया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि भाई जैसा कि हमने पढ़ा था कि उनकी वाइफ्स को भी इंक्लूड किया जाएगा एचयूएफ के मेंबर के तौर पर, तो यहाँ पर मिसेस बी भी अब मिस्टर ए की एचयूएफ के मेंबर बन चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर डॉटर ने भी शादी कर ली, डॉटर ने शादी की है मिस्टर एक्स से, तो ये मिसेस एक्स बन चुकी हैं। अब भाई अब आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि मैंने बताया कि ऑल मेल मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है और उनकी वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर को। ठीक है, तो भी देखो मेल बंदा तो ये है, ये अनमैरिड डॉटर ये है, ये इनकी वाइफ्स ये है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा था कि मतलब डॉटर के जो हस्बैंड होंगे उनको भी एचयूएफ की मेंबर इंक्लूड कर लिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो ये मिस्टर एक्स इस एचयूएफ के मेंबर नहीं बन सकते। तो अब क्या होगा, और जैसा कि आपने एक बात और गौर करी हो तो उसमें लिखा था कि डॉटर जो है अनमैरिड होनी चाहिए, मतलब कि अब इन डॉटर ने मैरिज शादी कर ली है, तो अब ये अनमैरिड नहीं रही, तो अब ये इस एचयूएफ के मेंबर नहीं रही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मतलब कि इनको इस एचयूएफ से बेदखल कर दिया जाएगा क्या इस एचयूएफ से इनको? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब ये इस एचयूएफ की मेंबर नहीं रही, तो क्या होगा, मतलब इनका कोई किसी फैमिली के मेंबर नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसा कि ये मिसेस बी किसी फैमिली से आई है ना, तो अब ये मिस्टर ए की एचयूएफ के मेंबर बन चुकी हैं, ऐसे ही मिसेस एक्स इस फैमिली से जा रही हैं, तो ये मिस्टर एक्स की एचयूएफ जो इनके फादर की एचयूएफ है उसमें मेंबर बन जाएंगी, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हुआ क्या कि भाई अब इनकी शादी हुई तो इनके बच्चे हुए, तो जैसा कि इनके बच्चे देखो बड़े हैंडसम है, मिस्टर सी। अच्छा जी, मिस्टर सी हो गए तो ये मेल मेंबर हैं, तो ये मिस्टर ए की एचयूएफ के मेंबर बन चुके हैं। अच्छा, तो इनके भी बच्चे हुए, इनके बच्चे हैं जी ये देखिए, बड़े ही स्मार्ट लग रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर वाई। तो अब ये चाहते हैं कि मैं भी मिस्टर ए की एचएफ का मेंबर बनूं, लेकिन नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब इस समय आपके ना तो फादर और ना ही मदर कोई भी मिस्टर ए की एचएफ का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उनकी एचएफ का मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने दादाजी मतलब कि मिस्टर एक्स के फादर की एचएफ का मेंबर बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखते हैं, तो मिस्टर सी ने भी शादी कर ली, अब ये इनकी वाइफ्स हैं, तो इनको भी मिस्टर ए की एचयूएफ में इंक्लूड किया जाएगा। तो भैया फिर ये मिसेस सी बना लिया इनको इन्होंने, और फिर इनके बच्चे हुए। ठीक है भाई साहब, अब ये मिस्टर डी हैं, अब आप बोलेंगे कि इनकी भी शादी करा दो, इनकी वाइफ्स आएंगी, उनको भी मिस्टर ए की एचयूएफ का मेंबर बना दो, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है कि हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि एक एचयूएफ जिस जिस बंदे की एक एचयूएफ चल रही है वो अपनी उसकी एचयूएफ में सिर्फ और सिर्फ 4 पीढ़ियों तक ही एचयूएफ के 4 पीढ़ियां ही उस एचयूएफ की मेंबर रह सकती हैं। जैसा कि मैं आपको गिना दूं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो इनकी शादी करा देंगे, इनकी वाइफ्स इसमें इंक्लूड होंगी, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे वो अब मिस्टर ए की एचयूएफ का मेंबर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इनकी शादी करा दो, वो इसके मिस्टर ए के एचयूएफ के मेंबर बन जाएंगे इनकी वाइफ्स जो है। ठीक है, लेकिन इनके जो बच्चे होंगे वो नहीं बन पाएंगे। तो अब आप कहेंगे ये किसकी, ये अपनी अलग एचयूएफ बना सकते हैं, या फिर ये मिस्टर बी की एचयूएफ के मेंबर बन सकते हैं, या मिस्टर सी के एचयूएफ के मेंबर बन सकते हैं। ओके, सिंपल। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है, हमने यहाँ पर अब ये देखी है। ठीक है, अच्छा, तो अभी अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एन एचयूएफ कैन हैव 4 जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एज इट्स मेंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो एक नॉर्मल हमारा पूर्वज है, जैसे कि दादाजी हैं यहाँ पर मिस्टर ए, तो इनकी एचयूएफ के मेंबर सिर्फ डिसेंडेंट में 4 जनरेशन तक ही मेंबर बन सकते हैं इनकी एचयूएफ में। ठीक है, उसके बाद नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं आप। अच्छा जी, हमने देख लिया कि एचयूएफ क्या होती है, एचयूएफ कैसे बनाई जाती है, और एचयूएफ में मेंबर कैसे बना जाता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अब आप एचयूएफ में मेंबर बन गए, तो एचयूएफ से आप मेंबर से अपने मेंबर मतलब आपकी मेंबरशिप कैसे हटती है। ठीक है, एचयूएफ से वैसे आप तो जान चुके हैं ये बातें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। यदि अगर मेल मेंबर है तो और फीमेल मेंबर दोनों के लिए अलग अलग होता है। मेल मेंबर है तो सिर्फ पार्टीशन होगा जब आपकी फैमिली का, तभी आप उस एचयूएफ से मेंबर से आप सेस हो सकते हैं, और अगर उसके बाद फिर आप अपनी एक नई दूसरी एचयूएफ बनाकर
उसमें मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब फीमेल मेंबर सिर्फ और सिर्फ मैरिज होने के बाद ही, मैरिज या फिर पार्टीशन भी होने पर भी हो सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में अगर इनकी शादी हो जाती है तो ये एचयूएफ उस एचयूएफ की मेंबर नहीं रहती हैं, फिर ये दूसरे एचयूएफ की मेंबर बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन, जैसा कि पार्टीशन आपको पता है कि पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन मतलब कि फैमिली को दो, फैमिली का मतलब बंटवारा हो जाना, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। पार्टीशन मीन्स फिजिकल और अदर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि पार्टीशन का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग रहने लगे, पार्टीशन का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन, ठीक है। अच्छा जी, और इनकम का जो पार्टीशन होता है, जैसे कि मान लो कोई इनकम हुई एचएफ को, उसको बांट दिया जा रहा है लोगों में कि भाई सॉरी मेंबर्स में, तो उसको हम पार्टीशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का पार्टीशन पर ही हम उसको पार्टीशन इंक्लूड करेंगे, इनकम के पार्टीशन को हम पार्टीशन ऑफ एचएफ नहीं कहेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्शियल पार्टीशन को पार्टीशन नहीं माना जाता है एचयूएफ के टैक्स बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना 3 लोग होते हैं, आप इनको समझिए जरा ध्यान से। पहले कौन से हैं? पहले हैं कर्ता, दूसरे हैं को पार्टनर और तीसरे हैं मेंबर, ठीक है। तो पहले कर्ता समझ लेते हैं, कर्ता कौन होता है। तो भैया कर्ता होता है जो मतलब एचयूएफ का जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है, वो चाहे मेल भी हो सकता है, वो फीमेल हो सकता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए थे, ठीक है, वो उसमें मिसेज ए भी हो सकती हैं यदि मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो। अच्छा जी, कर्ता मतलब क्या बताएं आपको कि मतलब ये समझ लीजिए कि यही वो आदमी होता है जिसको मतलब सारी पावर्स इसके हाथ में होती हैं, ठीक है। यही उसका बिजनेस देखता है। अगर ये बोलेगा कि मतलब हमें ये बिजनेस बंद करना है तो बिजनेस बंद होगा, और कोई बिजनेस जैसे एचएफ चला रही है तो उसका, ठीक है, मतलब ये सब कुछ इसी के हाथ में होता है। इसके पास सारी पावर्स कर्ता के हाथ में ही होती हैं, ठीक है। ये मेन आदमी होता है एचएफ का। अच्छा जी, अब जब इसको इतनी सारी मतलब पावर्स दी गई, इतने सारे राइट्स दिए गए, तो इसको कुछ लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाती है। अब समझते हैं को पार्टनर क्या होता है। को पार्टनर उस बंदे को कहते हैं जो मेंबरशिप एक्वायर करता है बाय बर्थ, समझ रहे हैं, मतलब कि जिसका खून का रिश्ता होता है फैमिली से, वही उसको ही को पार्टनर कहा जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में अनमैरिड डॉटर एंड एंड सन हमारे को पार्टनर थे, लेकिन उनकी वाइफ्स और उनके हस्बैंड, वाइफ्स मिस्टर ए की और जो डॉटर थी मिसेस एक्स, उनके जो हस्बैंड थे मिस्टर एक्स, उनको को पार्टनर नहीं माना जाएगा। अच्छा जी, अब समझिए इनको को पार्टनर मतलब को पार्टनर लोग बनना क्यों चाहते हैं, मतलब को पार्टनर आखिर ऐसा है क्या को पार्टनर। देखो भाई, को पार्टनर जो है ना उसका पार्टीशन करा सकते हैं फैमिली का। कैसे करा सकते हैं पार्टीशन फैमिली का पार्टीशन वो ऐसे करा सकते हैं क्योंकि उनको लॉ के अंदर अधिकार दिया गया कि आप जब चाहें तब उसके पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकते हैं, एचएफ के पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अब जो है फीमेल मेंबर को, जैसा कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इस बात का कोई रेलेवेंट नहीं रह जाता, लेकिन आप समझ लीजिए पहले क्या होता था कि जो हमारी डॉटर्स होती थी उनको एचएफ का पार्ट नहीं माना जाता, मतलब वो एचएफ तो का पार्ट तो होती थी, लेकिन उनको को पार्टनर नहीं माना जाता, मतलब वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती थी, उनके पास ज्यादा राइट नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन 2005 में अमेंडमेंट कर लॉ में अमेंडमेंट की गई और डॉटर्स को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। मतलब कि जो राइट एक मेल मेंबर के पास होते हैं एक फैमिली में, वही सारे राइट्स एक फीमेल के पास भी होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर समझिए जैसा कि इनके पास सिर्फ राइट है पार्टीशन कराने का और मतलब जो इनकम वगैरह होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट होता है, लेकिन डिसीजन लेने का, मैनेज करने का वो सब राइट नहीं होता, तो इनकी लाइबिलिटी को भी लिमिटेड रखा गया है। अच्छा जी, अब मैनेजर पर मेंबर्स पर आ जाते हैं। मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं भैया, देखो कर्ता और को पार्टनर को छोड़कर उस एचयूएफ में जो भी लोग मेंबर हैं वो उन सभी को मेंबर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। इनको सिर्फ और सिर्फ इनको पार्टीशन का राइट नहीं होता है, इनको इनकम का राइट नहीं होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंटाइटल होते हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। अच्छा जी, और यहाँ पर इनको जब इतने राइट नहीं है कुछ नहीं है तो इनकी लाइबिलिटी को भी लिमिटेड रखा गया है। लाइबिलिटी लिमिटेड रखने से मतलब है कि जितना इनका एचयूएफ की प्रॉपर्टी में अधिकार है सिर्फ उसी तक ही इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा जी, अब आगे समझिएगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। देखिए आप यहाँ पर 2 स्कूल होते हैं, ठीक है। हिंदू लॉ में 2 स्कूल होते हैं, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड दया भागा। अच्छा जी, अब स्कूल से आप ये मत समझ लेते कि ये कोई स्कूल है या कोई मतलब फिजिकल एंटिटी है, ये सिर्फ सोच है, ठीक है। ये एक सोचने का तरीका है, ये एक रूल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई सही में स्कूल है, ठीक है।
तो सबसे पहले दया भागा समझते हैं। दया भागा स्कूल कहता है कि मतलब ये सिर्फ राइट्स को लेकर है कि मतलब किसके पास कब राइट्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर समझिए। और दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ बोलता है कि एचयूएफ में जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उसके को पार्टनर, देखो मेंबर्स के पास तो कोई राइट ही नहीं होता, ठीक है, को पार्टनर, मेरा मतलब को पार्टनर्स के पास जो अपने पार्टीशन मांगने का अधिकार होता है एचयूएफ में, वो तब तक नहीं आता जब तक कि उनके जो एचयूएफ के कर्ता हैं, जो उनके मेन हैं, जो जब तक कि उनके हेड हैं, उनकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन मिताक्षरा बिल्कुल इसके विपरीत है। मिताक्षरा बोलता है कि ये बात मायने नहीं रखती कि आपका मतलब हेड जो है वो अभी तक जिंदा है या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, लाइफ, ठीक है। आपको सिर्फ बर्थ होते ही उसमें राइट, पार्टीशन मांगने का राइट मिल जाता है, जैसा कि आप समझते हैं, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि अगर आप मिताक्षरा कोई भी जगह है जो एचयूएफ बनाने के लिए मिताक्षरा स्कूल को फॉलो करती है, तो मतलब जो उसके मेंबर्स होंगे, जो उसके को पार्टनर्स होंगे, वो उसमें बाय बर्थ ही पार्टीशन मांग सकते हैं, ठीक है। अब भाई वो बाय बर्थ तो नहीं मांगेगा, लेकिन उसमें थोड़ी समझ आ जाएगी, तब वो उससे पार्टीशन मांग सकता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें। और जो दया भागा स्कूल को फॉलो करते हैं, वो जब तक उनके जो हेड हैं, जो उनके फादर हैं, जो उनके एचयूएफ के कर्ता हैं, उनकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक आप पार्टीशन नहीं मांग सकते। अब आप कहेंगे, अब आपको कमेंट करके बताइए मुझे कि दोनों में से मिताक्षरा स्कूल अच्छा लग रहा है, मतलब बेनिफिशियल है, या फिर दया भागा, मतलब दोनों में से कौन सही है, ठीक है। वैसे जज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बताएं, ठीक है। तो एक बात और बता दूं मैं इसके साथ ही, अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं, तो ये देखिए यहाँ पर दया भागा जो स्कूल होता है सिर्फ 2 स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, वेस्ट बंगाल और असम। वो बोलते हैं कि हम दया भागा को फॉलो करेंगे, मतलब कि जो हमारे स्टेट में एचयूएफ बनाई जाएंगे, उनके मेंबर्स जो होंगे उनको बाय बर्थ पार्टीशन का राइट नहीं मिलेगा, उनके जो हेड हैं उनकी डेथ होने के बाद ही उनको पार्टीशन का राइट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो उसके अलावा इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ को फॉलो किया जाता है। अच्छा जी, अब हमने समझ लिया कि एचयूएफ कैसे बनाई जाती है, एचयूएफ को मेंबर कैसे बनते हैं, एचयूएफ के मेंबर कैसे सीज होते हैं, अच्छा जी, और एचयूएफ की मेंबरशिप कैसे खोई जाती है, और स्कूल ऑफ लॉ कितने होते हैं, और कौन कौन लोग करता क्या होता है, मेंबर क्या होते हैं, को पार्टनर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमने एचयूएफ, मतलब आपको मैंने इतना बता दिया है कि आप एक एचयूएफ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप समझ लेते हैं कि इसके टैक्स बेनिफिट्स कैसे लिए जाते हैं। इसके टैक्स बेनिफिट्स कैसे लिए जाते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है असेसमेंट ऑफ एचयूएफ। असेसमेंट मतलब कि टैक्स कैलकुलेशन ऑफ एचयूएफ। यहाँ पर लिखा है द इनकम ऑफ एचयूएफ इज टू बी, देखो मतलब एचयूएफ की जो भी इनकम होगी ना, वो सिर्फ एचयूएफ के हैंड पे टैक्स होगी, बस, ठीक है। यही वो लाइनें हैं, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर 2-3 लाइनें हैं, और यही वो लाइनें हैं जो पत्थर की लकीरें हैं, जिन्हीं की वजह से क्या बताएं, बस आपको एचयूएफ को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इससे बहुत टैक्स बेनिफिट्स, बहुत ही सारे टैक्स बेनिफिट्स लिए जाते हैं, और बहुत सारा टैक्स बचाया भी जाता है टैक्स प्लानिंग के थ्रू, नॉट टैक्स इवेजन, ओके। तो इनकम ऑफ एचयूएफ इज टू बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ, मतलब कि एचयूएफ अगर कोई बिजनेस कर रही है, मतलब कि फैमिली मिलकर कोई बिजनेस कर रही है, तो उसकी जो इनकम होगी वो एचयूएफ के हैंड पर टैक्स होगी, मतलब एक सेपरेट बंदे के हैंड पर टैक्स होगी, ना कि कर्ता के हैंड पर, ना कि मेंबर के हैंड पर, ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने यहाँ बताई थी आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट टैक्स एंटिटी है। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा इनकम टैक्स लॉ में लिखा है कि ये इसको एचयूएफ को सेपरेट टैक्स एंटिटी ट्रीट किया जाता है। अच्छा जी, और समझ लेते हैं, अगर पार्टीशन हो जाता है तो एचयूएफ का अगर पार्टीशन करा दिया जाए तो उसके टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर समझिएगा कि अगर जब तक एचयूएफ का पार्टीशन नहीं होता तब तक एचयूएफ की इनकम को एचयूएफ के हैंड पर टैक्स किया जाता है, और पार्टीशन के बाद जो भी उसकी इनकम होगी उस सबको मेंबर एचयूएफ, जैसे कि मान लो कोई बिजनेस है, बिजनेस के फिर दो लोगों में, जो उसके 2 मेंबर हैं उनमें उसको बांट दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो उसे इनकम होगी वो दोनों को अलग अलग उनके हैंड पर टैक्स होगी, और वो एचयूएफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी पार्टीशन के बाद, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ मतलब, और हाँ, पार्टीशन जो होता है वो पार्शियली नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बातें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए मैं किसी एचयूएफ का मेंबर हूँ और मुझे कोई इनकम होती है एचयूएफ से, तो क्या वो मेरे हैंड पर टैक्स होगी क्या, नहीं, नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि उस पर तो टैक्स एचयूएफ को देना है, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी एचयूएफ का मेंबर हूँ, एचयूएफ बिजनेस कर रही है, और एचयूएफ को बिजनेस से पीजीबीपी गेन होता है, तो मतलब पीजीबीपी की इनकम होती है उसको, और वो मैं उसमें मतलब मुझे उसमें शेयर मिलता है, तो वो मेरे हैंड पर टैक्स नहीं होगी, क्योंकि वो उस इनकम पर एचयूएफ टैक्स पे कर चुकी है, ओके।
यहाँ पर वही लिखा हुआ है, फॉलोइंग पॉइंट शैल बी कंसीडर्ड, मतलब इन बातों को और थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे आपको टैक्स प्लानिंग में और भी हेल्प मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रेम्यूनरेशन टू मेंबर ऑफ एचयूएफ ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ एचयूएफ फंड। देखिए समझिए यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए जो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए की एचयूएफ थी, उनके सन हैं, उनके जो सन हैं मिस्टर ए, वो मतलब किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर शेयर होल्डर हैं, तो उनको जो इनकम होती है, अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करी है एचयूएफ के नाम पर, ठीक है, और जो उससे इनकम हो रही है, जो डिविडेंड वगैरह हो रहा है, जो फीस रेम्यूनरेशन आ रही है, वो आ रही है मिस्टर ए को। तो यहाँ पर वो जो टैक्सेबल होगी ना, वो एचयूएफ के लिए टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट को मिस्टर ए के नाम से एचयूएफ के नाम से इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, तो वो एचयूएफ के हैंड पे टैक्सेबल होगी। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है और जो उसमें शेयर होल्डर हैं जो भी है, उसमें वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें डायरेक्टर है, उसको उनसे फीस मिलती है, खुद ही मतलब उनको अपनी सर्विस के लिए मिलती है वो सारी फीसेस, तो जो वो रेम्यूनरेशन होगी, जो डिविडेंड होगा, जो भी फीस वगैरह होगी, वो मिस्टर ए के हैंड पर ही टैक्सेबल होगी। ओके, नेक्स्ट, और रेम्यूनरेशन टू कर्ता, देखो जो कर्ता होता है ना, उसको रेम्यूनरेशन दी जाती है और वो उसके लिए जो होता है कहा जाता है कि वो जेन्युइन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉफिट आप कर्ता को ही दे दो, एक जेन्युइन रेट से होनी चाहिए। जेन्युइन क्या होगी वो फैमिली डिसाइड करेगी, है ना। तो उसके बाद जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी जो अपना बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें एक्सपेंस दिखा सकती है इसको, ठीक है, अलाउ होता है एक्सपेंस को माइनस डेबिट करना, जो कि कर्ता को रेम्यूनरेशन के तौर पर दिए जाते हैं। अच्छा, ये लास्ट में समझिएगा कि अगर मेंबर की कोई पर्सनल इनकम हो रही है, मान लीजिए मैं आपकी एचयूएफ का मेंबर हूँ, आपकी है ना, और उस एचयूएफ में बिजनेस इनकम हो रही है और मैं कहीं पर सैलरीड पर्सन भी हूँ किसी कंपनी में, तो मुझे जो वहाँ से सैलरीड इनकम आ रही है वो मेरे हैंड पर टैक्स होगी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल इनकम है, ठीक है। और यहाँ पर जो एचयूएफ की जो इनकम है वो मेरे हैंड पर एग्जम्प्ट होगी, जैसा कि एचयूएफ से जो इनकम मिली है मुझे, वो मेरे हैंड पर एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि उस पर टैक्स एचयूएफ को देना होगा। सो गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एचयूएफ क्या होती है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, वैसे होने तो नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि अपनी आईटीआर फाइल करती है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरती है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए और इस एचयूएफ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए कि आप वो कितनी बड़ी टैक्स प्लानिंग और कर सकते हैं, और आई होप आप इसके टैक्स बेनिफिट्स ले पाएंगे। और हाँ, एक बार और कहना चाहूँगा ये बात मैं कि हमने जो भी आज सीखा अपनी इस वीडियो में, वो सब एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, ना कि टैक्स इवेजन, ठीक है। तो डरिएगा मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई होप